अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मई के 3rd थर्सडे को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद है अवेयरनेस फैलाना। इस बार का जो थीम है वो है डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर। क्या आज भी इंडिया में एक्सेसिबिलिटी को शुरुआत में डिजाइन किया जा रहा है? क्या डेवलप करते समय गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है? क्या हमारे पास कंटेंट एक्सेसिबिलिटी फॉर्म में डिलीवर हो रहा है? ये तीनों सवाल हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आंसर है इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। टोकन सर्विसेज हो रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी के नाम पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कुछ लोगों की जेबें भरी जा रही हैं, लेकिन एंड यूजर को क्या मिल रहा है? 1% या उससे कम? ये बड़े सवाल हैं जिस पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 15 दिन में ही फोन पे की ऐप का अपडेट आया और ऐप इनएक्सेसिबल हो गई। क्रेड एक लंबे समय से इनएक्सेसिबल है। ट्रैवल की कोई भी फ्लाइट बुकिंग ऐप इक्का दुक्का को छोड़ के एक्सेसिबल नहीं है। फूड की जो एप्स हैं वो एक ऐप में एक्सेसिबल होती हैं, दूसरी अपडेट में फिर एक्सेसिबिलिटी टॉस पे चली जाती है। वेबसाइट्स रोज लाखों में आ रही हैं, जो हमने यूज करनी है वो इनएक्सेसिबल है। तो फिर गैड को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या? सिर्फ टोकनिज्म है? अभी गैड आएगा, आप देखोगे लिंक्डइन भर जाएगा, इंस्टा भर जाएगा, फेसबुक भर जाएगा, बड़े बड़े लोगोस दिखेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और वही लोग अपने प्रोग्राम में बोलेंगे कि प्रोग्रेस बहुत जीरो है। अब उनकी पहले वाली बात को माना जाए या दूसरी वाली को, ये मेरे लिए हमेशा कंफ्यूजन का विषय है। तो हमने सोचा इस उपलक्ष्य में जो वाकई डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो वोकल हैं, उनको इनवाइट किया जाए और ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताई जाए। कारण क्या है? तो ये बड़े सवाल हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान धनंजय भोले साहब हैं, जो फाउंडर हैं सुगम्य डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के और सुगम्य डिजिटल फाउंडेशन के। धनंजय साहब, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। नमस्कार।
नमस्कार दानी जी। सबसे पहले हमें बताएं कि जो गैड है इसको आप कैसे देखते हैं, और इस बार का जो थीम है डिजाइन डेवलप एंड डिलीवर, इसके ऊपर आपके क्या इनिशियल थॉट्स हैं? गैड लगभग एक दशक से ज़्यादा समय हो गया है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। लेकिन इनिशियली जब उसमें यानी कि 2012, 13, 14 के आसपास में कुछ प्रोग्राम्स बहुत जोरों शोरों से हुए, उसके बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन भी हुआ एटलीस्ट प्रोग्राम्स में। और गैड जब से आया तब से लोगों को एटलीस्ट एक्सेसिबिलिटी ये वर्ड लोगों को समझ में आया है, और इन एक्सेसिबल एनवायरनमेंट कितना बड़ा हर्डल है पर्सन से डिसेबिलिटीज को, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई है। लेकिन डिज़ाइन डेवलप एंड डिलीवर ये जो थीम इस साल का है, तो मैं ये देखता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन डेवलपर्स है या फिर प्रोडक्ट कंपनीज है, तो वो एक्सेसिबिलिटी के बारे में हार्डली सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो केवल दिखाने के लिए सोचते हैं। ये मेरा मानना है। आप चैंपियन हैं इस फील्ड के, और क्योंकि आप मेरे शो में बैठे हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको एक डेकेड से जानता हूं, कैसे आपने एक्सेसिबिलिटी में रेवोल्यूशन लाई है। आपके पास 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं अभी जो इस पे काम कर रहे हैं। इन सब के बावजूद क्या आप मुझे 3 चेंजेस बता सकते हैं गैड के आने के बाद इंडिया में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में? कोई 3 ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो हुए हों? 3 तो नहीं, लेकिन मुझे एक चेंज लगता है कि एटलीस्ट जो मैंने अभी बताया कि लोगों को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ये वर्ड समझ में आया। दूसरी बात ऐसी है कि एक्सेसिबिलिटी के क्या हर्डल्स हो सकते हैं, ये कुछ चंद लोगों को समझ में आया। उसके अलावा मुझे यानी कि कंसिडरेबल चेंज की जो दिख सकता है, हम लोग महसूस कर सकते हैं, ऐसा कोई बदल आया हो, तो 3 क्या एक भी बदल आया है ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है। इससे हमें पता चलती है गैड की सक्सेस। तो कुल मिला के 2025-26 में भी हमें सिर्फ इससे संतुष्ट हो जाना है कि हमें एक्सेसिबिलिटी का मतलब पता चल गया है। धनंजय साहब, मुझे एक चीज आपसे समझनी है। आज हम बिल्कुल अनफिल्टर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप इसके लिए एग्री हुए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे ये बताएं, आज से 10 साल पहले जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते थे तो लोग रोते थे कि यार फंडिंग नहीं है, कंपनीज आगे नहीं आ रही है, हमारे पास ट्रेनर नहीं है। आज हमारे पास ट्रेनर है, आज हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रही है। आज हमारे पास सुगम्य भारत कैंपेन है, आज हमारे पास पैसा है जो CSR भी एक्सेसिबिलिटी पे लगा रहा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी लगा रहा है। फिर चीजें क्यों नहीं बदल रही? अब इसका जो उत्तर है, तो सबसे पहला जो मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी एक्सेसिबिलिटी एक्टिविटीज़ हो रही है इंडिया में, तो वो लिटिगेशन ड्रिवन हो रही है एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी के ऊपर अगर कोई लिटिगेशन आ जाता है कि ये एक्सेसिबल नहीं है और ये होनी चाहिए, तो फिर वो भाग दौड़ करने लग जाते हैं कि अरे कराओ, एक्सेसिबिलिटी कराओ। फिर डेडलाइंस होते हैं तो वो डेडलाइन के अंदर अंदर कराओ। तो डेडलाइन अगर 6 महीने बाद की डेडलाइन है तो वो 5 महीने टाइम पास करते हैं, और फिर लास्ट मंथ में यानी एकदम 11th आवर पे आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें एक्सेसिबिलिटी करानी है। और समझो अभी आज 6 मई है, तो 30 मई को हमारा डेडलाइन है, तो उसके पहले आप सब करके दो। अगर ये सब कराना है समझो, तो ऑडिट करने के लिए ही लगभग, अगर कोई बड़ी बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए एटलीस्ट 1 से 2 महीना लग जाता है, अगर हम 30-40 लोग भी लगाते हैं ऑडिट करने के लिए। तो वो कराते हैं हमसे किसी भी परिस्थिति में कि हमें जल्दी से कराओ। दूसरी बात ऐसी है कि ऑडिट तो करा लेंगे, लेकिन रेमीडिएशन के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सिंसियरली रेमीडिएशन काम नहीं करते। वो बोलते हैं कि मुझे केवल सर्टिफिकेशन चाहिए। वो रेमीडिएशन जो है यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं ऑडिट में, तो वो रेमीडिएशन कराने के लिए उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ऑडिट तो हम लोग कराते हैं हमारे साइड से, लेकिन जो इशू फिक्स करने होते हैं उसके लिए जैसा सपोर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से,
तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो सिंसियर नहीं है वो सब करने के लिए। वो केवल कंप्लायंस करने के पीछे पड़े हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जो मोटिवेशन चाहिए एक्सेसिबिलिटी करने के लिए, कि मैं भारत के 10 करोड़ लोगों को एम्पावर्ड करना चाहता हूँ उनको एक्सेस। मेरा जो एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, तो वो बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल करने के बाद में हमारी बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करेगी और दिव्यांग लोगों को उनके अधिकार मुहैया करेगी। तो ये मोटिवेशन और जो इनर जो स्पार्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, वो कहाँ पे उसका कमी हमें दिख रही है। और सारी जो चीज़ें हो रही है गवर्नमेंट में भी या कॉरपोरेट में भी, तो वो केवल कंप्लायंस करने के पीछे पड़े हैं लोग। और उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप अगर इम्पैनल्ड एजेंसीज की बात करेंगे, तो बहुत सारी इम्पैनल्ड एजेंसीज के पास में वो जाते हैं, सबसे कम में कौन करके देगा, फिर वो कैसा कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसका कोई कंपनीज को कुछ लेना देना नहीं होता है। कि सच्ची में अगर कोई 50 लाख का काम 1 लाख में करके दे रहा है, तो वो उनसे कराते हैं, लेकिन वो सच्ची में अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका क्रॉस चेक करने का मैकेनिज्म उनके पास में कुछ नहीं है। और फिर उनको लगता है कि एक बार सर्टिफिकेट दे दिया तो वो छूट जाएंगे उसमें से। लेकिन ये लिटिगेशंस है या एक्टिविज्म ये कंटिन्यूअसली अगर होगा, तो फिर बाद में उनको पता चलेगा कि हम फंस गए और हमें लोगों ने केवल कागज थमा दिया हाथ में। तो ये सारी चीज़ें हो रही दानिश जी। तो अगर ये मोटिवेटेड लोग होंगे उसमें एक्सेसिबिलिटी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो ज़रूर एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनेगा। और हमारा जो सपना है कि एक विकसित भारत का, तो वो ज़रूर इंक्लूसिव विकसित भारत बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे आपने उठाए हैं, मैं दोनों पे ही बात करना चाहता हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पहले किस पे बात करनी है वो देख सकते हैं। पहला सवाल आपने उठाया इम्पैनल का। मेरी जो रिसर्च कहती है, जो गवर्नमेंट ने एक्सेसिबिलिटी के लिए एजेंसीज इम्पैनल्ड की हैं, वो लगभग 18 से 20 हैं। बहुत सारे उसमें ऐसे प्लेयर हैं जो जिनकी एक्सपर्टी बिल्ट एक्सेसिबिलिटी की है। अब क्योंकि इस फील्ड में पैसा आ गया है, और ये इन लोगों की बेशर्मी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये शब्द, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि लोग मिसअंडरस्टूड ना कहें। ये लोग अपने आप को एक्टिविस्ट भी कहते हैं और बिजनेसमैन भी कहते हैं। ये आज भी ये कहते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं, वी चार्ज वेरी लो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आपकी उसमें एक्सपर्टी ही नहीं है, आपका काम ही बिल्ट इन्वायरमेंट का है, बिल्ट एक्सेसिबिलिटी का है, तो आप डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के ठेके क्यों उठा रहे हो? आप क्यों सही एजेंसीज को नहीं काम करने दे रहे? तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं चेक करती है? और ये जो लोग आ रहे हैं बिल्ट एक्सेसिबिलिटी वाले डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका क्या हमारी कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? आपके व्यू में क्या चल रहा है? जब 2024 में जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का लगभग एक दिवाली के बाद में अक्टूबर नवंबर में इसका इम्पैनलमेंट का प्रोसेस चला, तो उसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो कंडीशंस रखे थे गवर्नमेंट ने, और वो फुलफिल करना हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था। लेकिन हम लोग क्योंकि 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास में सारी चीज़ें थी। उसमें ऐसा बोला गया था कि कम से कम आपने 2-4 एप्लीकेशंस एक्सेसिबल किए हो, उसमें गवर्नमेंट के भी एप्लीकेशंस आपने एक्सेसिबल किए हो, ये आपका अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में इतने इतने क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हो, ये भी चीज़ें उसमें लिखी थी। बहुत सारी चीज़ें थी कि जो इम्पैनलमेंट का जो एप्लीकेशन था वो लगभग मेरा 150 पेजेस का मैंने दे दिया था उनको। तो हमें लगा था कि अरे ये इतने फिल्टर्स अगर लगाएंगे तो कितने ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे। फिर भी एक 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे इम्पैनल्ड हुए। उसके बाद में क्या हुआ, और उसके साथ में भी जो 8-10 में से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे थे कि हमें भी डाउट था कि अरे इनके पास में सच्ची में इतना अनुभव है क्या, सच में इतना अनुभव है क्या। तो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स तो अच्छे बनाए थे, लेकिन उसका कितना पालन किया,
वो थोड़ा सा सोचने की बात है। तो ये एक बात हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से जब सर्कुलर्स निकाले, अभी सेबी ने सर्कुलर निकाला था कुछ महीने पहले कि आपके सर्विसेज एक्सेसिबल हो 1.5 महीने में ही ऑडिट रिपोर्ट बन जाना चाहिए इस टाइप में। तो अचानक से एकदम हुजूम आ गया, सब लोग हमारे पास आ गए कि हमें एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना है। और फिर जितने भी 8-10 एजेंसीज थे, तो वो सारे एजेंसीज को ये सारा ऑल ऑफ अ सडन वन टाइम कैटर करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लगने लगा। तो आनंद फानंद में ऑर्गेनाइजेशंस को, और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैनल्ड किया गया। तो लगभग 18 से 20, यानी कि 10 के बाद में फिर और भी 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैनल्ड किया गया। तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत जल्दबाजी में इम्पैनल्ड किया, लेकिन कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे कि जो इम्पैनल्ड पहले फेज में नहीं हुए थे वो आ गए उसमें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लगभग आधे के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास में ऐसा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है इस क्षेत्र का। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कंप्लायंस हो, टाइम पे हो, इसके लिए भी शायद, क्योंकि क्या है कि अभी कुछ क्वेश्चन भी रेज किया था कि सच्ची में रिलायंस के पास में डिफेंस का अनुभव है क्या। लेकिन रिलायंस के पास में बिजनेस करने का अनुभव है, उनके पास फंड है, तो डिफेंस में भी वेंचर कर सकते हैं। तो उस टाइप में शायद गवर्नमेंट ने भी सोचा होगा कि जो बिल्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको डिजिटल एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं वगैरह। लेकिन उनको कुछ समय देना चाहिए था, उनके पास में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको जल्दबाजी में पैनल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंप्लायंस करना चाहते थे, स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, तो ये लोगों को 8 महीने दिए गए थे ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। सबसे पहले दिया गया कि 1.5 महीने में, यानी जुलाई में सर्कुलर निकला 31 अगस्त तक आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, तब तक भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में 15 दिसंबर का दिया था, तब तक भी कुछ नहीं किया। फिर 31 मार्च तक दिया गया, तब तक भी उन्होंने नहीं किया। और फिर अप्रैल में बहुत सारे लोग आए ऑडिटर्स अपॉइंट करने के लिए, और डेडलाइन थी 30 अप्रैल ऑडिट रिपोर्ट देने की। तो हमें लोग बोलते थे कि आज हम लोग अपॉइंट करते हैं, आप कल के दिन ऑडिट रिपोर्ट हमें दे दीजिए। तो हमने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ऑडिट रिपोर्ट केवल 1 पन्ने का दिया जाएगा, उसके बाद में हम लोग पूरा ऑडिट करेंगे, तो उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, और एजुकेशन होना चाहिए कॉरपोरेट्स को या गवर्नमेंट एजेंसीज को कि केवल आप लोग कंप्लायंस अचीव करना है, उसके लिए भागदौड़ करने से अच्छा है कि आप रेगुलर एक्सेस ऑडिट करो, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये रेगुलर और कंटिन्यूअस एक्टिविटी है एक्सेसिबिलिटी का। तो हमने उनको बताया, बहुत सारे वेबिनार्स किए और उनको बताया कि ये वन टाइम एक्टिविटी है नहीं, ये रेगुलर एक्टिविटी है। तो ये सब जो चल रहा है इम्पैनलमेंट, और उसके बाद में उसके पहले ये जो लिटिगेशंस वगैरह, तो उससे पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। मैं आता हूँ क्योंकि इस पे। एक तो ये कि आपकी रिलायंस वाली एग्जांपल यहाँ पे सूट करती नहीं, क्योंकि डिफेंस की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेन स्ट्रीम है, और उसमें बिल्कुल फंड दे के काम करवाया जा सकता है, पार्टनर बन सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में इसलिए इशू है क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ही एजेंसीज नहीं मिल रही है इम्पैनल के लिए, तो ये जो बिल्ट वाले लोग हैं ये भी आपके पास आते हैं, तो वो सिर्फ बीच में उनकी कॉस्ट बढ़ रही है मिडल मैन की। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई बिल्ट एक्सेसिबिलिटी वाला अपनी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की पूरी टीम बनाए, डिपार्टमेंट बनाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। लेकिन उनके पास है नहीं, वो सिर्फ एक दलाली का काम करें और बीच में आप लोगों से ही करवाएं, उसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता। तो दैट रेजेस मैनी क्वेश्चन। अब मुझे आपसे ये जानना है कि लिटिगेशन का आपने टॉपिक उठाया, सीसीपीडी में 150 कंपनीज के ऊपर फाइन लगा, उसके बाद
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शंस आ रही हैं, कोर्सेज आ रहे हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के। अब सपोज कीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए मैं रेडियो उड़ान का ही ले लेता हूँ एग्जांपल। किसी ने कहा कि रेडियो उड़ान की ऐप इनएक्सेसिबल है, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कहा कि इसको आप ऑडिट करवाइए, 6 महीने में एक्सेसिबल कीजिए। मैंने ऑडिट करवा लिया, मैंने एक्सेसिबल करवा लिया। क्या लिटिगेशन यहीं पे खत्म हो जाती है, या अगले 6 महीने बाद फिर मेरी ऐप इनएक्सेसिबल हो गई? उसका भी पैरामीटर कुछ होता है, ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अगर करवा भी लिया तो अगली अपडेट में वो ऐप फिर चली जाती है वेबसाइट या ऐप टॉस पे, फिर हमें वही करना पड़ता है, दोबारा लिटिगेशन करो। वो बार बार तो एक कंपनी पे आप कर नहीं सकते, ना इतना पैसा है ना टाइम है। तो हाउ इट वर्क्स, लिटिगेशन से हम क्या अचीव कर रहे हैं? लिटिगेशन से ज़्यादा मैं ये देख पा रहा हूँ कि केवल भगदौड़ हो रही है। और लिटिगेशन में मैं पॉजिटिवली ये देख रहा हूँ कि कुछ ना होने से एटलीस्ट कुछ हो रहा है। लेकिन नेगेटिव अगर बोला जाए तो केवल एक बहुत ज़्यादा भगदौड़ है लोगों को सर्टिफिकेट पाने की, और वो सर्टिफिकेट एक बार अपलोड कर दिया कि उनका काम खत्म। इस टाइप का जो एटीट्यूड है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है 10 करोड़ लोगों के लिए। दूसरी बात ऐसी है कि लिटिगेशन में ऑडिट कराए, रेमिडिएशन कराए और कंप्लायंस कराए, ये बात तो लिखी गई है, लेकिन मेरे पढ़ने में ये नहीं आया कि आप मेंटेन करो कंप्लायंस और कंटिन्यूसली मेंटेन करो। तो हम लोगों ने जब हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एजुकेट किया कि ऑडिट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, रेमिडिएशन एंड कंप्लायंस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, सो यू विल हैव टू मेंटेन द कंप्लायंस थ्रू आउट द ईयर। और जब तक भी आपका बिजनेस है तब तक ये मेंटेन करना जरूरी है, और आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करो। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का इनडायरेक्टली ऐसा कहना था, जो सर्विस प्रोवाइडर है, एक्सेसिबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, कह रहे उनको ये क्यों पता नहीं कहा कि ये आप मेंटेन करो कंप्लायंस, अगले साल वैसे भी वो आने वाले हैं फिर अपने पास। मैंने बोला कि ये एथिकल बिजनेस नहीं है। एथिकल बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप आपके कस्टमर को एक सही बात बताएं। अगर अगले साल भी फिर से यही डिसरप्शन होगा, यही लोग भागेंगे, तो उससे पैसा तो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेसिबल नहीं बनेगा। तो लिटिगेशन में मेंटेनेंस का भी जो क्लॉज है वो रखना चाहिए। क्या ये जो लिटिगेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में इतनी सी बात नहीं आती कि हमें मेंटेनेंस का भी करवाना है? ये एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का। धनंजय साहब, मुझे 2 चीजें समझनी है आपसे। क्या हम यहाँ पे रिश्तेदारियां निभाने के लिए हैं? नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर दे रहे हैं तो उनको भी झांकना चाहिए अपने अंदर ही कि सचमुच में हमारा कोर्ट का सिस्टम एक्सेसिबल है क्या। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का वेब एप्लीकेशन है। तो अभी ई कोर्ट्स ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन मैंने 2018 में एक्सेसिबल किया था, और वो भी कॉम्प्लीमेंटरी करके दिया था 2018 में। क्यों? तो मेरे जो जितने भी वकील, जो हम उनको बोलेंगे एडवोकेट स्टूडेंट्स है, तो उनको दिक्कतें आ रही थी, तो उसलिए मैंने 2018 में उनको करके दिया था। अब उन्होंने ई कोर्ट्स ऑफ इंडिया फिर से उसका ऑडिट किया, और वो दूसरी बात ऐसी थी कि वो भी कमिटेड थे, वो चाहते थे कि हम एक्सेसिबिलिटी कराए। उन्होंने उनके लेवल पे, यानी कि जो ओनर्स नहीं लेकिन जो एनआईसी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसमें, और हमने मिलके वो उसके बाद में उनके रिपीटेटिव ऑडिट्स किए, 2-3 साल के बाद में फिर से किए, अभी भी किया एक ऑडिट उनका ई कोर्ट्स ऑफ इंडिया का। लेकिन बाकी सारे जो कोर्ट के सिस्टम्स है वो भी एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सब, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि एक्सेसिबिलिटी अभी तक कहीं पे भी नहीं है, 1% भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपने, हाँ, तो मैं क्रिटिकल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। वैसे तो सारे क्रिटिकल ले रहा हूँ, और थैंक यू सो मच वंस अगेन दैट यू आर ओपनली शेयरिंग। और इसी पे ही मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या धनंजय साहब हम यहाँ पे रिश्तेदारियां निभाने के लिए आए हैं? क्या भाई भतीजा बात करने आए हैं? आप लोग मुझे ये बताएं कि आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह हम डिपार्टमेंट को बैशिंग करेंगे, क्योंकि अगेन डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, एक इंडिविजुअल नहीं है। यही चीज जब अपनी कम्युनिटी के जो लोग
कम्युनिटी के लिए डिससर्विस कर रहे हैं, जो पैसा भी ले रहे हैं लेकिन काम अच्छे से नहीं कर रहे, उनको नेम शेम करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप लोग ओपनली नहीं बोल सकते रिस्पेक्टफुली? मैं नहीं कहता कि आप एक्यूजिव अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें, क्यों हम उनको रिस्पेक्टफुली नहीं पूछ सकते, ये सवाल एक्सपोज नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे कि जब आपकी इस चीज में एक्सपर्टी है ही नहीं तो व्हाई आर यू वेंचरिंग इनटू दिस, व्हाई आर यू मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अस? नंबर एक। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे आप ये बताएं, आप इस फील्ड में बहुत लंबे समय से हैं, इंडिया में लिसनर्स मेरे जानना चाहेंगे, क्या कोई गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंट ऐसी बॉडी है जो ये चीजें देखे कि जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो एक्सेसिबल आ रही हैं या नहीं, ऐप्स आ रही हैं एक्सेसिबल आ रही हैं या नहीं? मॉनिटरिंग कौन करता है इसकी? इसका मॉनिटरिंग जो है वो STQC करता है, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। लेकिन उनके पास में इतने सारे हजारों वेब एप्लीकेशंस क्रॉस चेक करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। और गए 10 साल से क्या हो रहा था, 2009 से जो GIGW आया, तो GIGW कंप्लायंस करने के लिए, क्योंकि STQC का ट्रेनिंग हमने ही कंडक्ट किया, लगभग एक 8-10 ट्रेनिंग्स मैंने STQC के साथ में कंडक्ट किए। तो उन्होंने बोला कि केवल हमारे पास में 2-4 एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स है और हमें हमें दिन के 8-10 वेबसाइट्स क्रॉस चेक करने होते हैं, एक्सेसिबल करने होते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी उनके लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है, गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है, तो एक मिनिस्ट्री का अगर 10-15 वेबसाइट एक्सेसिबल करना है या 25 वेबसाइट्स एक्सेसिबल करना है, तो उनको 1-2 करोड़ का खर्चा तो आएगा ही, उतना खर्चा आएगा। तो वो जो पैसा है वो सच्ची में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनकी तरफ से चेक करने के लिए उनके पास ये मैकेनिज्म उन्होंने बिल्ड करना जरूरी है। अब पूरे गवर्नमेंट की सारी सिस्टम ले ले तो लगभग 1000 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज एक्सेसिबल करने के लिए। तो ये वेन ना जाए, वेस्ट ना जाए, इसके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म खड़ा करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सचमुच में अच्छी सर्विसेज है क्या नहीं है, कंटिन्यूसली क्रॉस चेक करना चाहिए और रैंडमली करना चाहिए। हम एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे कम्युनिटी के लोगों को? हम एंटिटीज को तो करते हैं, लेकिन जो गलत कर रहा है तो उस क्यों नहीं बोलते कि ये गलत हो रहा है? नहीं, हम लोग ऐसा क्या बोलते, वैसे बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, अगर ये बोलने की बात आई तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ये सारी चीजें क्यों नहीं बोला जाता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्यों एक्सपोज नहीं किया जाता उन लोगों को जिनकी एक्सपर्टी नहीं है लेकिन वो इस वेंचर में आके चीजें डिफिकल्ट कर रहे हैं, जो अपने आप को एक्टिविस्ट भी कहते हैं और फिर बिजनेस भी कर रहे हैं और चीजें खराब भी कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा तो फर्ज है ही, लेकिन हमसे ज्यादा ये मीडिया अगर उसको इंटरवीन करती है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कर ही रहा हूँ, लंबे अरसे से कर रहा हूँ। अब ये बताएं दो चीजें, आपने जो ट्रेनिंग वाला पार्ट कहा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ। का, मैं आपके साथ यहां भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि आज के टाइम पे AI का बोलबाला है और अगर आप सही से AI को यूज करें तो आप ये बग्स पकड़ सकते हैं, आप कई लोगों का काम AI से करवा सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों की कंपनीज ने ही टूल बना रखे हैं जो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कर देता है और उसमें तो बहुत सारे फ्री भी हैं। तो क्या आपके हिसाब से ईमानदारी से आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है? कौन सा आर्गुमेंट? कि ये जो मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है। नहीं, ये वैलिड है, क्योंकि टूल से सारी एक्सेसिबिलिटी चेक नहीं की जाती है। अगर हम लोग एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो टूल्स कैन आइडेंटिफाई ओनली 30 to 40% एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस। अब AI का भी इसमें क्या बोलते, इंटीग्रेशन होने के बावजूद भी उतना ही है, वो 50% तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, यानी कि एवरीथिंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू टूल्स, तो वो मैन्युअली ही करना पड़ता है। तो टूल्स सपोर्टिव है, टूल्स हमारा काम कम कर सकते हैं। यानी कि मैं मानता हूँ कि AI के कारण एक्सेसिबिलिटी
ऑडिट एंड रेमिडिएशन का काम कम हुआ है, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे कि एआई हैज नॉट येट रिप्लेस्ड द एक्सेसिबिलिटी ऑडिट। वो मैन्युअली ही करना पड़ता है, और फिर बट इट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, राइट? हेल्पफुल, रियली इट इज हेल्प। कैसे देखते हैं एआई का इनकॉर्पोरेशन? क्या आने वाले टाइम में ये और रोबस्ट होगा, इससे काफी हेल्प मिलेगी हमें? हाँ, मैं देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो वेब सर्विसेज एक्सेसिबिलिटी है उसमें भी काफ़ी हद तक उसका हेल्प होगा। आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इश्यूज आइडेंटिफिकेशन में, लेकिन रिपोर्टिंग और रिपोर्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि हम जब एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करते हैं तो मैन्युअली करते हैं, यूआई जो है, यूज़र का एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूज़र का एक्सपीरियंस हम लोग लेके उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, आइदर कुछ जीरा में, या फिर जीरा करके एक टूल है, या फिर कोई स्प्रेडशीट में हम लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट में। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो समय लगता है वो समय हम लोग आज की डेट में बहुत काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं कि वो एआई का यूज़ करके। जो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं डिसेबल्ड के लिए कॉर्पोरेट में, वो वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टर की होती हैं। वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सेसिबिलिटी में? वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कॉरपोरेट का गए 10-15 साल से, मैं पुणे यूनिवर्सिटी में भी काम करता हूँ, और वो मेरा पहला जॉब है, पहला यानी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे है। तो हम लोग प्लेसमेंट सेल चलाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो हमने देखा है कि एक्सेसिबिलिटी जो करती है कंपनियाँ, बहुत सारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनियाँ हैं, तो वो उनके प्रोडक्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी थोड़े कम लेवल पे करती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो है वो किसी और के लिए सर्विस देने का काम करती है। तो मैंने ये देखा है कि कोई बड़ी कंपनी है, तो मैं नाम लेने के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा, समझो कॉग्निजेंट है, या माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी आईबीएम है, या फिर ये है टेक महिंद्रा है, या फिर विप्रो है, टीसीएस है। तो ये कंपनियां उनके क्लाइंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी करती है, लेकिन उनके इंटरनल सर्विसेज के एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो यानी उनके जो इंटरप्राइज सर्विसेज है उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। तो वो मानती है कि ये अगर इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और उसके कारण जो एक्सेसिबिलिटी के जो जॉब्स है वो लिमिटेड है। और जो दूसरी बात ऐसी है कि जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सो कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर कंपनीज है, तो वो कंपनीज कुछ 10-20 लोगों को हायर करती है, और वही लोगों को लेके घूमती है कॉन्फ्रेंसेस में, अलग अलग जगहों पे, और दिखाती है कि हमारे पास में एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज है, लेकिन वो सही मायने में एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करती है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है। तो ये कंपनियों को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ें बताने के लिए, लेकिन मेरा खुद का यही अनुभव है। मैं एज एन एम्प्लॉयर, अभी तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, लेकिन मैं दूसरे रोल पे भी हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ है उनको मैं प्लेसमेंट के लिए देखता हूँ। तो बहुत सारे लोग उनको एक रेगुलर रूटीन एम्प्लॉयज़ के तौर पे नहीं देखते हैं। उनका अप्रूवल आने के लिए उनको बहुत टॉप लेवल मैनेजमेंट से काम करना, यानी अप्रूवल चाहिए होता है किसी पर्सन से डिसेबिलिटीज को हायर करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। गैट पे द्वारा लौट के आते हैं। अब 21 तारीख को गैड में भी वही होता है कि बहुत सारे जो दिव्यांग एम्प्लॉयज है, तो उनको शोकेस किया जाता है उसमें कि देखो हमारे पास में भी ये दिव्यांग व्यक्ति है। उसके बाद में अभी मैं बहुत बार इनवाइटेड स्पीकर गया हूँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इनिशियली मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उनको डायरेक्टली वो अगर मुझे इनवाइट करने जाएंगे और मैं उस टॉक में उनको क्रिटिसाइज करूँ वहाँ पे, लेकिन सटल मैसेजिंग मैंने दिया है बहुत जगहों पे, थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया है कि ये आप कर रहे हो काफ़ी अच्छा है,
लेकिन इससे आगे आपको जाना होगा, ये तो शुरुआत है। और वो क्या हो सकता है तो वो भी मैंने बोला है। मैं आ रहा हूँ उसी पे। मैं गैड पे लौटना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया। बेसिकली मेरे को जो समझ आती है कि ये जो गैड है, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज है कि हम डेवलपर को बुलाएं, कंपनीज के ओनर्स को बुलाएं, टेक्निकल टीम को बताएं, मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स को बुलाएं इसके ऊपर। लेकिन ज़्यादातर इवेंट्स में सिर्फ जो श्रोता होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, वो सिर्फ डिसेबल्ड होते हैं। पैनलिस्ट भी ज़्यादातर डिसेबल्ड होते हैं। उनमें से जैसे आप हैं, आप इस फील्ड के हैं, तो आपका तो बनता ही है। लेकिन जिसका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी बुलाए जाते हैं। क्या ये पर्पस सॉल्व करता है हमारा? आपको क्या लगता है किस तरह के प्रोग्राम एक्चुअली ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए इस उपलक्ष्य? अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया था, वहाँ पे पिछले साल गैड का इवेंट हुआ था। तो उन्होंने उनके डेवलपर्स और एनालिस्ट और सीनियर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स लगभग एक 600-700 लोग बुलाए थे उस इवेंट में। और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। मुझे उन्होंने एक गेस्ट स्पीकर बुलाया था, मुझे केवल एक 10-12 मिनट का समय मिला। तो 10-12 मिनट में उन्होंने बोला कि आपके पर्सनल, आपके बारे में बताइए कि आप कैसे ग्रो हुए। तो मैंने उनको वहाँ पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि मैं मेरे बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में बोलूँगा। तो मेरे बारे में पढ़ना है तो लोग लिंक्डइन पे पढ़ लेंगे, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स पे मेरा प्रोफाइल है वहाँ पे पढ़ लेंगे। 1 मिनट में मैं मेरे बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरे जो और भी 11-12 मिनट है वहाँ पे मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको यही बोलना है। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है भाई, वही बोलेंगे। लेकिन मैंने मेरी स्टोरी में एक्सेसिबिलिटी की बात घुसा के ये सारी चीज़ बताई और एक्सेसिबल एनवायरनमेंट करने का बेनिफिट बताया। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे पॉजिटिव हुई कि लोगों को बुलाया गया, जो जिनको बुलाना चाहिए। और दूसरी बात ये हुई नेगेटिव की, हमें बोलने के लिए एक ओपन ये नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी के अगर ऐसे कुछ इवेंट्स हो तो वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट को एक्सेसिबिलिटी का बिजनेस केस समझाने के लिए बात होनी चाहिए। जो हमारे जो एक्टिविस्ट है या फिर इवेंजुलिस्ट है, एक्सेसिबिलिटी इवेंजुलिस्ट, तो उन्होंने एक्सेसिबिलिटी का जो बिजनेस केस है वो सीनियर मैनेजमेंट को बताना चाहिए। दूसरी बात की, जो डेवलपर्स है, डिजाइनर्स है, टेस्टर्स है, उनको डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बात होनी चाहिए, टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात होनी चाहिए, डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात होनी चाहिए कि एक्सेसिबल डिजाइन या यूनिवर्सल डिजाइन का बेनिफिट क्या होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट या कॉरपोरेट में। तो ये सारी चीज़ें, और एक्सेसिबिलिटी जो है वो डेवलपर्स नहीं कर पाएंगे। एक्सेसिबिलिटी शुड बी परकोलेटेड फ्रॉम द टॉप। टॉप मैनेजमेंट ने बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी $1 बिलियन कंपनी का CEO हूँ, तो मैंने बोलना चाहिए कि मेरी कंपनी में सारी सर्विसेज एक्सेसिबल हो। जैसे कि अभी हमने मेरे कंपनी में लगभग 16 एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़ है। तो हम लोगों ने उनको आने जाने में दिक्कत होती थी तो उनको लैपटॉप दिया, घर से ही काम करने के लिए बोल दिया। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया उन लोगों को। उनके बाद में जो भी हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, हमारे जो वेब सर्विसेज है या फिर क्लाउड सर्विसेज है समझो, तो वो पहले चेक कर लेते हैं कि वो एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर लोग सोचते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ज़रूर एक डिफरेंस आएगा। और एक हम लोग एक्सेसिबल इंक्लूसिव इंडिया बना सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया बट द प्लैनेट एक्सेसिबल बना सकते हैं। और डिजिटल सर्विसेज एक्सेसिबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनलाइक बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि उसमें तोड़फोड़ आती है बिल्डिंग के सर्विस। इसमें पूरा उसको डिमोलिश करके नया बनाना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे उतना बड़ा डिसरप्शन नहीं होता, डिसमेंटल करना नहीं पड़ता है, या उसको क्या बोलेंगे, डिमोलिश नहीं करना पड़ता है। इजीली एक्सेसिबिलिटी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं।
लेकिन दैट शुड बी पार्ट ऑफ एवरी, आई मीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। लास्ट तो सवाल मेरा आपसे, हाँ, आप अपनी बात जो मैंने आपसे नहीं पूछा, और वो बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं, गैड पे भी आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं। फाइनल रेकमेंडेशंस क्या होगी गवर्नमेंट के लिए, जो इम्पैनल करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, ट्रू एक्टिविस्ट जिनको वाकई कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है कम्युनिटी के लिए, और इन जनरल कंपनीज के लिए, व्हाट वुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट recommendations टू देम? गवर्नमेंट के लिए रिकमेंडेशन ये है कि उन्होंने जैसे जितने सारे कंडीशंस रखे थे, तो वो बहुत केयरफुली रिवाइज करने चाहिए एक बार, जो भी इम्पैनल्ड एजेंसीज है उनके लिए। और जो भी नई इम्पैनल्ड एजेंसीज आएंगी तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 50 एम्प्लॉयज़ है, ऐसा क्लेम किया है, तो वो 50 एम्प्लॉयज़ का आप ईपीएफ भर रहे हो क्या, उनकी सैलरी दे रहे हो क्या, उनके सैलरी के ट्रांजैक्शंस आप ऑर्गेनाइजेशंस ने देखने चाहिए गवर्नमेंट में, कि सचमुच में इनके पास में इतने रिसोर्सेस है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्या, ये भी देखना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जो कॉरपोरेट्स हैं, तो लिटिगेशन ड्रिवन एक्सेसिबिलिटी का काम अगर वो करते हैं तो वो बेनिफिट में नहीं रहेंगे। उनको एक्सेसिबिलिटी का बिजनेस केस समझना चाहिए। 10 करोड़ दिव्यांग लोगों को अगर उनको कस्टमर बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक्सेसिबिलिटी करनी चाहिए। उनका रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए एक्सेसिबिलिटी उनको करना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी उनके सारे सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहिए। ये केवल किसी कंप्लायंस का सर्टिफिकेशन देने के लिए नहीं करना चाहिए, ये कॉरपोरेट्स के लिए या फिर सर्विस, ऑल भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, ये जो हमारे एक्टिविस्ट है या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि टेम्पररीली वी कैन अर्न मनी, अगर हम लोग कुछ भी कम ज़्यादा करके तोड़ मोड़ के एक्सेसिबिलिटी का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं उन लोगों को, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत घातक हो सकता है। गवर्नमेंट बोलेंगे कि हमने इतना स्पेंड किया, इनको इम्पैनल्ड किया, फिर भी एक्सेसिबिलिटी हुई नहीं, तो वो आगे चल के उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग एक्सेसिबिलिटी क्यों करना चाहते हैं, पैसा तो आने ही वाला है उसके साथ में, लेकिन हम लोगों को हमारा ये एम होना चाहिए कि वी ऑल आर, आई मीन मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स आर विद डिसेबिलिटीज। तो ये एक्सेसिबिलिटी हम लोग हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमें पहले सोचना चाहिए कि आगे चल के ये एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए है। अगर हमने एक्सेसिबल एनवायरनमेंट ठीक से नहीं किया तो दिक्कत किसे होने वाली है, पहले तो हमें होने वाली है और हमारे जैसे 10 करोड़ लोगों को होने वाली है। तो ये सोच के अगर काम करते हैं तो सही मायने में हम लोग एक इंक्लूसिव डेवलप्ड इंडिया हम लोग बना सकते हैं, जिसमें 10 करोड़ लोगों का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होगा नेशन बिल्डिंग में, और हम लोग एक बर्डन नहीं रहेंगे, एक कंट्रीब्यूटर रहेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। तो ये एम लेके अगर हम लोग सारे इम्पैनल्ड एजेंसीज काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये पावर है रेडियो की, कम्युनिटी के किसी भी प्लेटफॉर्म। जैसे आपने कहा कि आपको किसी इवेंट में जाके सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को पॉजिटिवली भी बोलना है क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिल खोल के बात कर सकते हैं जब चाहे। ये पावर है रेडियो उड़ान की, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस कन्वर्सेशन से कुछ लोग हर्ट होंगे, और उनको होना चाहिए, आई टेल यू, बिकॉज धनंजय साहब ने जैसे कहा कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। दे आर डूइंग दिस सर्विस टू 10 करोड़ पीपल, मुझे, आपको, धनंजय साहब को, हमारे जैसे 10 करोड़ लोगों। नाउ टाइम हैज कम टू स्पीक अप, नाउ वी नीड टू रेज द वॉइस। We should not be satisfied with the bare minimum. Otherwise, after 10 years, we will be standing on same page. We will be crying. We will be arguing the same thing. Now, onus is on listeners, you as well. If you feel things are good, speak up. If you think things are not happening in a way it should be, you should speak up. Let's stop doing worship for nothing.
उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट कीजिए और इसी तरह की कन्वर्सेशंस गेट स्पेशल में हम करेंगे उन एक्टिविस्ट के साथ, उन फाउंडर्स के साथ जो रियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू धनंजय साहब, आप एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, आप अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के हित में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी टुडे। थैंक यू दानिश। तो लिसनर्स, बात की आज हमने गेट स्पेशल, डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर। इस पर क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके बताइए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने कंपीट नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका, दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us.